मारुति सुजुकी ओमनी, एक ऐसी गाड़ी जिसने लगभग 3 दशकों तक इंडियन रोड्स पर राज किया, जिसे लाखों परिवारों ने अपनी पहली फैमिली कार की तरह इस्तेमाल किया, जो स्कूल वैन बनी, एम्बुलेंस बनी, छोटे बिजनेस ओनर्स की सबसे बड़ी साथी बनी। पर बाद में इसी को डेथ ट्रैप कह दिया गया और मारुति को इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला लेना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। अगर आप 90s या 2000 की शुरुआत में बड़े हुए हैं तो काफ़ी संभावना है कि ओमनी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा रही होगी। हो सकता है आप स्कूल इसी वैन में गए हों, परिवार के साथ शादी या छुट्टी पर इसी में सफ़र किया हो, या फिर आपके इलाके में किसी एम्बुलेंस के रूप में इसे देखा हो। उस समय इंडिया में इतनी प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल गाड़ी मिलना आसान नहीं था, और यही वजह थी कि ओमनी देखते ही देखते हर शहर, हर कस्बे और लगभग हर गाँव तक पहुँच गई थी। मारुति ओमनी को भारत में 1984 में लॉन्च किया गया था। उस समय इंडियन कार मार्केट आज की तरह कॉम्पिटिटिव नहीं था। लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे और एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत थी जो कम कीमत में ज़्यादा लोगों को बिठा सके, सामान भी ढो सके और मेंटेनेंस भी काफ़ी सस्ती हो। ओमनी ने इन सभी ज़रूरतों को पूरा किया। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी प्रैक्टिकलिटी। बाहर से छोटी दिखने वाली वैन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस था, और यही वजह थी कि फैमिली यूजर से लेकर स्मॉल बिजनेस ओनर तक लगभग हर किसी ने इसे हाथों हाथ अपनाया। लेकिन ओमनी की सफलता के पीछे जो डिजाइन था वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। ओमनी एक कैब ओवर डिजाइन पर आधारित है। इसका मतलब ये था कि ड्राइवर और आगे बैठे पैसेंजर लगभग सीधे फ्रंट एक्सल के ऊपर बैठते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ओमनी के सामने कोई लंबा बोनेट नहीं था। इंजन सीट के नीचे लगा हुआ था और ड्राइवर के आगे बहुत कम स्ट्रक्चर मौजूद था। यहीं से सेफ्टी से जुड़े सबसे ज़्यादा समस्याएं शुरू होती हैं। मॉडर्न कार्स में बोनेट के नीचे मौजूद हिस्सा सिर्फ इंजन रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो एक सेफ्टी सील की तरह भी काम करता है। इसे क्रम्पल जोन कहते हैं। जब कार किसी एक्सीडेंट में सामने से टकराती है तो यही हिस्सा सबसे पहले इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता है और यात्रियों तक पहुंचने वाली ताकत को कम करता है। लेकिन ओमनी में ऐसा लगभग कुछ भी नहीं था। सामने बैठे लोग और बाहरी दुनिया के बीच सिर्फ एक पतली मेटल सीट और कुछ इंच की दूरी थी। अब सोचिए, अगर एक ऐसी गाड़ी किसी तेज रफ्तार ट्रक या एसयूवी से फ्रंट क्रैश में टकरा जाए तो क्या होगा। यही वजह थी कि जैसे जैसे भारत में रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता बढ़ी, ओमनी के डिजाइन पर सवाल उठने लगे। कई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट और सेफ्टी एनालिस्ट वर्षों तक ये कहते रहे कि ओमनी का डिज़ाइन मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब ओमनी को डिज़ाइन किया गया था तब दुनिया के ज़्यादातर देशों में सेफ्टी रेगुलेशन आज की तरह सख्त नहीं थे। उस दौर में गाड़ियों को एयरबैग, एबीएस, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडवांस क्रैश स्ट्रक्चर जैसी चीज़ों के बिना भी बेचा जाता था। इसलिए ओमनी को उसके समय के हिसाब से ही देखना चाहिए। समस्या ये नहीं थी कि ओमनी शुरू से ही खराब गाड़ी थी। असली समस्या ये थी कि समय के साथ पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल गई, लेकिन ओमनी का कोर डिज़ाइन लगभग वैसा का वैसा ही बना रहा। 2000s के दशक के बाद दुनिया भर में व्हीकल सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। भारत में भी सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए सरकार को नए सेफ्टी रेगुलेशन लागू करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। धीरे धीरे ऐसे नियम लागू होने लगे जिसके तहत नई गाड़ियों में ड्राइविंग एयरबैग, एबीएस, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर और कई अन्य सेफ्टी फीचर अनिवार्य किए गए। इसके साथ साथ क्रैश टेस्ट स्टैंडर्ड को भी पहले से कई ज़्यादा सख्त बनाया गया। यहीं पर ओमनी सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गई, क्योंकि केवल एयरबैग जोड़ देना ही पर्याप्त नहीं था। असली समस्या बेसिक स्ट्रक्चर की थी। अगर किसी गाड़ी का पूरा फ्रंट सेक्शन ही क्रैश एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया हो तो केवल कुछ फीचर्स जोड़ देने से वो सुरक्षित नहीं बन जाती है। ओमनी को मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, चैसी डिजाइन और फ्रंट एरिया को लगभग नए सिरे से तैयार करना पड़ता। मारुति सुजुकी के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या एक ऐसी गाड़ी पर भारी इन्वेस्ट किया जाए जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अफोर्डेबल प्राइसिंग ही रही है? क्योंकि अगर ओमनी को पूरी तरह से मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया जाता तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, और अगर कीमत बढ़ती तो वो अपनी सबसे बड़ी पहचान यानी कि एक बजट फ्रेंडली मल्टीपर्पज वैन की पहचान खो देती। लेकिन ओमनी की मुश्किलें सिर्फ सेफ्टी तक ही सीमित नहीं थी। इसी दौर में भारत ने BS6 इमिशन नॉर्म भी लागू कर दिए। ओमनी में इस्तेमाल होने वाला 796 सीसी पेट्रोल इंजन काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित था। इस इंजन को BS6 स्टैंडर्ड के अनुसार अपग्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव करने पड़ते। इसका मतलब ये था कि मारुति को एक साथ दो बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। पहला सेफ्टी अपग्रेड और दूसरा इंजन और इमिशन सिस्टम अपग्रेड। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा था।
किसी कंपनी के लिए केवल तकनीकी रूप से संभव होना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे कमर्शियली वायबल होना भी जरूरी होता है। ओमनी की बिक्री भले ही स्थिर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को उचित ठहराया जा सके। इसी वजह से मारुति ने आखिरकार ये फैसला लिया कि ओमनी को रिस्पेक्टफुल फेयरवेल देने का समय आ गया है। 2019 में ऑफिशियली ओमनी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। लगभग 35 वर्षों तक इंडियन सड़कों पर राज करने के बाद ये आइकॉनिक वैन इतिहास का हिस्सा बन गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस सेगमेंट की ज़रूरत खत्म हो गई थी। लोगों को अब भी एक अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल वैन की ज़रूरत थी, और यही भूमिका बाद में मारुति इको ने संभाली। इको को ओमनी का डायरेक्ट सक्सेसर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में उसने वही जिम्मेदारी निभाई। इको का प्लेटफॉर्म ज़्यादा मॉडर्न था, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत थी और इसे नई सेफ्टी और इमिशन रेगुलेशन के अनुसार अपडेट करना अपेक्षाकृत आसान था। और यही कारण है कि आज भी इको भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैन्स में से एक बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि ओमनी के बंद होने के कई सालों बाद भी लोग इसे भूल नहीं पाए हैं। आज भी जब ओमनी सड़कों पर दिखाई देती है तो लोगों को अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। शायद यही वजह है कि ओमनी को लेकर लोगों के मन में एक अलग तरह का इमोशनल कनेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इमोशंस को अलग देखकर केवल टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये मानना पड़ेगा कि ओमनी का बंद होना ज़रूरी था। रोड सेफ्टी किसी भी व्हीकल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता होती है, और मॉडर्न एरा में ऐसी गाड़ियों के लिए जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है जो नए सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, ओमनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी व्हीकल की लोकप्रियता कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के बदलते स्टैंडर्ड के साथ खुद को अपग्रेड करना भी ज़रूरी होता है। एक समय भारत में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वैन रही ओमनी बदलती दुनिया की मांगों के हिसाब से टिक नहीं पाई, लेकिन इसके बावजूद इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में इसका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपने कभी ओमनी में सफ़र किया है और इससे आपकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।